शुरुआत होती है स्कॉटलैंड से और ईयर दिखाया जाता है 1944। ये वो समय होता है जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही होती है जर्मन्स और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। मगर हिटलर जो कि जर्मनी का कमांडर होता है वो कैसे भी करके यूनाइटेड स्टेट्स से जीतना चाहता था। यहाँ पर हम एक शख्स को और देख पाते हैं जिसका नाम ग्रिगोरी होता है जो कि हिटलर के लिए ही काम करता था। यहाँ पर हम ग्रिगोरी के दो साथियों को भी देख पाते हैं। ये लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं जिनके लिए इन्होंने करीब 5 सालों तक मेहनत करी होती है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि अगर ठीक तरीके से हो जाए तो ये दूसरी दुनिया के दरवाजों को खोल सकता था। और ऐसा करने के पीछे इन लोगों का मकसद ये था कि हिटलर को एक ऐसी आर्मी मिले जो कि किसी के भी खिलाफ खड़ी हो तो सामने वाला उन्हें देखकर ही जंग हार जाए। और अब इसीलिए अपने मिशन को कामयाब करने के लिए ये अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये मशीन स्टार्ट होती है ये काफी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है और देखते ही देखते एक ब्लैक होल जैसी आकृति क्रिएट हो जाती है जो कि दिखने में दूसरी दुनिया का रास्ता दिख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर चुपके से अमेरिकन आर्मी पहुंच चुकी होती है और वो उनके एक्सपेरिमेंट को खराब करने के लिए वहाँ पर ग्रेनेड का ब्लास्ट कर देते हैं। और अब इन दोनों ही टीम्स के बीच में अगेन फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन लोगों की चल रही लड़ाई के बीच में इस वक्त भी वो पोर्टल ओपन होता है और तभी एक अमेरिकन उसके अंदर एक ग्रेनेड फेंक कर मार देता है। और जैसे ही वो ग्रेनेड ब्लास्ट होता है तभी वो दरवाजा बंद होने लगता है। मगर उस ब्लैक होल के आसपास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स था कि वो हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था जिसके अंदर ग्रिगोरी भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसके अंदर खिंचा चला जाता है। ये हादसा देखकर ग्रिगोरी के दोनों दोस्त भी वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर हम अमेरिकन आर्मी के साथ साथ एक प्रोफेसर को भी देख पाते हैं। इन्हें हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल चीजों की काफी अच्छी नॉलेज थी। यहाँ पर कमांडर प्रोफेसर को कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा काफी देर तक खुला रहा था, क्या ऐसा होना हमारी दुनिया के लिए एक ठीक बात है या नहीं, या फिर कोई आफत आ सकती है। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे कोई हलचल होती नजर आती है। तभी एक सोल्जर पीछे मुड़कर देखता है तो कोई दीवार पर एक बंदर जैसा रेड कलर का क्रीचर भाग रहा होता है जिसका हाथ अपने शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। प्रोफेसर ये बात देखकर काफी हैरान था और वो ये बात समझ चुके थे कि ये क्रीचर हमारी इस दुनिया का नहीं है, इसीलिए वो उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुला लेते हैं। जहाँ पर अब आर्मी के साथ एक फोटो क्लिक होती है और ये सभी इसे नाम देते हैं हेलबॉय। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 60 साल आगे। यहाँ पर हम ग्रिगोरी के उन्हें दोनों दोस्तों को देख पाते हैं जो कि उस वक्त 60 साल पहले भाग चुके थे। ये एक सीक्रेट प्लेस पर आए होते हैं और इनके साथ में एक शख्स और होता है। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर सर्कल नुमा आकृति बनी होती है और तभी ये दोनों मिलकर उस शख्स को जान से मार देते हैं। उसका काफी खून बहने लगता है और वह खून जाकर उसी सर्कल के बीच में इकट्ठा हो जाता है। और अब देखते ही देखते इस खून की मदद से ग्रिगोरी जो कि दूसरी दुनिया में कैद हो चुका था वो वापस से इस दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर पर जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं, साथ ही ये बीमार भी रहने लगे थे। फिजिकल एनालिसिस के बाद में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके पास में सिर्फ 2 महीने हैं जिसके बाद में आपकी डेथ हो जाएगी। इतनी खराब हालत होने की वजह से डॉक्टर्स चाहते थे कि प्रोफेसर उनके साथ यहीं हॉस्पिटल में रहे, लेकिन प्रोफेसर को काफी सारे काम करने थे इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रुकते और अपने घर वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर हम इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है जॉन। ये भी एक खोज करता ही होता है और प्रोफेसर की काफी दिनों से इस पर नजर होती है, इसीलिए वो इसे अपने रिसर्च सेंटर पर बुला लेते हैं। यहाँ प्रोफेसर जॉन को सबसे पहले एक ऑरेकल से मिलवाते हैं। ऑरेकल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि किताबें पढ़ता है और साथ ही उसके पास भविष्य देखने की एक ताकत भी होती है। एक कैरेक्टर थी जिसका नाम था ऑरेकल और वो भी हर वक्त नियो को जरूरत पड़ने पर फ्यूचर की बातें बताया करती थी। सेम ही ऐसी कुछ पावर्स इस ऑरेकल के पास में भी होती है। प्रोफेसर जॉन को बताते हैं कि ये एक दिन हमें एक बेसमेंट में मिला था, इसकी ताकतें काफी कमाल की है, ये एक ही बार में करीब 4 से ज्यादा बुक्स पढ़ सकता है। जिसके बाद में ये दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रोफेसर जॉन को एक एजेंट के साथ आगे एक तिजोरी में जाने के लिए कहते हैं और पर्सनली कहूँ तो ये तिजोरी मुझे काफी हद तक गॉटरमालम जैसी लग रही थी जो कि आर्मी ऑफ द थीव्स की 4th तिजोरी थी। वेल जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहाँ इन दोनों की ही मुलाकात हेलबॉय से होती है। ये मस्त अपने डंबल शंबल उठाकर बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है। देखा जाए तो अब हेलबॉय करीब 60 साल का होता है मगर फिर भी उसकी फिजिक एक बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती है। यह हेलबॉय अपने एजेंट से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है तो वो बताता है कि ये जॉन है और ये भी प्रोफेसर की तरह ही एक खोज करता है, ये तुम्हारी आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा। जिसके रिप्लाई में हेलबॉय कहता है कि मैं सिर्फ अकेला ही काम करता हूँ, मुझे इस लड़के की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जॉन वही चॉकलेट्स लेकर आया था जो कि प्रोफेसर हर वक्त हेलबॉय को दिया करते थे, जिसे देखकर हेलबॉय समझ जाता है और अपने एजेंट को पूछता है
है कि क्या फादर आ चुके हैं। तो रिप्लाई में एजेंट कहता है कि हाँ, फादर इस वक्त यही है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर अब हर कोई अपनी प्रिपरेशन करने लगता है और ये लोग अब उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक हादसा हुआ होता है। देखा जाए तो इनका रिसर्च सेंटर पूरे शहर पर नजर रखता था और जहाँ कहीं भी इन्हें कोई एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी दिखाई पड़ती थी जो कि दूसरी दुनिया या फिर किसी और जहान से रिलेटेड होती, तो ये लोग रिसर्च के लिए वहाँ पर पहुँच जाया करते थे। इस बार ये जगह थी एक म्यूजियम और यहाँ एक क्रीचर के आने पर वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम ने उसे रोकने की कोशिश करी, मगर उस क्रीचर ने बाकी सभी पुलिस वालों और गार्ड्स को मार दिया। और यही रीजन था कि हेलबॉय और उनकी टीम को यहाँ पर बुलाया गया था। यहाँ हेलबॉय अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है, जिसमें ऑरेकल भी शामिल होता है। तभी ऑरेकल अपनी पावर्स को यूज करके बताता है कि वो क्रीचर इस वक्त भी म्यूजियम के अंदर ही है। जहाँ हेलबॉय बाकी लोगों को कहता है कि तुम लोग यहीं पर वेट करो, मैं अंदर जाकर आता हूँ। यहाँ पर हम एक प्रीडेटर को देख पाते हैं जो कि दिखने में काफी हद तक एक छिपकली, मकड़े और सुअर के जैसा लग रहा होता है। अब तीनों को मिला लो वैसे कुछ दिख रहा होता है। और अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने ही वाली थी, लेकिन तभी हेलबॉय उसे एक शूट करता है और वो क्रीचर वहीं पर मर जाता है। वापस आने पर ऑरेकल हेलबॉय से कहता है कि मैंने इस क्रीचर के बारे में पढ़ा है। इस क्रीचर में ऐसी पावर्स हैं कि ये मरने के बाद में दोबारा जिंदा हो जाता है। और दिक्कत वाली बात यह है कि ये जब भी मरता है इसके दो रूप हो जाते हैं, यानी कि हर बार मौत के बाद ही डबल हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर पीछे से वो क्रीचर आकर हेलबॉय पर अगेन अटैक कर देता है और फिर इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है। वो क्रीचर हर जगह फुदक फुदक के उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन तभी फाइनली हेलबॉय उसके सर पर शूट करता है और उसकी खोपड़ी उड़ा देता है, क्योंकि अगर दिमाग ही नहीं रहेगा तो वो दूसरा रूप कैसे ले पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ ऑरेकल अपनी रिसर्च जारी रखता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि यहाँ ग्रिगोरी और उसके दोनों साथी आए थे और इन लोगों की प्लानिंग है इस धरती पर गॉड्स ऑफ ईवल को लेकर आना। और जिस क्रीचर को हेलबॉय ने अभी जान से मारा था उसे इन तीनों ने ही आजाद करवाया था। इन बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। ऑरेकल हर बातों को ऑब्जर्व करता था, तो अपने प्रोफेसर को देखकर वो उनके पास पहुंचकर उनके हालात को जानने की कोशिश करता है। और तब उसे पता चलता है कि अब प्रोफेसर के पास में ज्यादा दिन नहीं है। यहाँ दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है हेलबॉय पर, जो कि एक असाइलम में पहुंचता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लिज होता है। लिज में ये पावर थी कि वो ऑटोमेटिकली खुद के अंदर से ही आग पैदा कर सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि लिज को इस पावर का कंट्रोल नहीं था, यानी कि जब वो चाहे तब उसका यूज नहीं कर सकती थी। इसीलिए कई बार ऐसा हुआ था कि लिज ने अपनों को ही नुकसान पहुंचा दिया था और यही रीजन था कि उसे इस मेंटल असाइलम में रखा गया था। यह हेलबॉय कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। जवाब में लिज कहती है कि वैसे तो मैं इस असाइलम में रहना नहीं चाहती, लेकिन आम जनता की भलाई के लिए मेरा यहाँ पर रहना ही ठीक है, क्योंकि अगर मैं बेकाबू हो गई और अगर ये आग फैल गई तो आसपास के मासूम लोग मारे जाएंगे, इसलिए मेरा यहाँ पर रहना ही सही रहेगा। इनकी ये बातें चली रही थी और तभी वहाँ पर प्रोफेसर और साथ ही जॉन पहुंच जाते हैं, जो कि हेलबॉय को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर लैब में जब हेलबॉय को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उस क्रीचर के साथ फाइटिंग करते वक्त हेलबॉय के हाथ पर एक निशान बन गया था। उस घाव को चेक करने के बाद में ऑरेकल ये बताता है कि इस घाव के अंदर उस क्रीचर का एक एग है। वो जब किसी को भी डंक मारता है तो अपना एक अंडा उसके अंदर छोड़ देता है। इन क्रीचर्स की कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि लाइट और गर्मी, और अगर उस क्रीचर को अंडे देने हैं तो वो ऐसी कोई जगह चुनेगा जहाँ पर नमी और ठंडक होती होगी। इस बात से हेलबॉय को क्लिक होता है कि मैंने उसे नीचे टनल में मारा था और वहाँ पर ठंड भी होती है और नमी भी होती है। उसके नीचे एक अंडरग्राउंड सीवर भी है, तो हो सकता है कि वो क्रीचर अपनी बाकी पूरी टीम के साथ में उन्हीं सीवर्स के नीचे हो। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि क्यों ना कल तुम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाकर उस जगह का मुआयना करो और वहाँ पर तुम्हें जितने भी एग्स मिले उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं हेलबॉय और उसकी टीम को। ये लोग इस वक्त टनल के नीचे मौजूद सीवर में आ चुके होते हैं और यहाँ पर ये सभी उन अंडों की तलाश करने लगते हैं, जो कि हो सकता है कि उस क्रीचर ने भारी मात्रा में दिए हों। लेकिन ऊपरी सतह पर कुछ ना मिलने की वजह से ऑरेकल नीचे पानी में कूद जाता है, जहाँ पर उसे उस क्रीचर के काफी सारे अंडे दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं में से एक अंडे को ऑरेकल अपनी एक ट्यूब में डाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से वो क्रीचर पहुंच जाता है और ऑरेकल पे अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन ऑरेकल कैसे तैसे करके अपने आप की जान बचाकर बाहर आ जाता है। पर तभी एक क्रीचर बाहर आ जाता है और बाहर आते के साथ ही वहाँ पर मौजूद कुछ एजेंट्स को मार देता है। ये देखकर तो हेलबॉय को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसको धोना स्टार्ट करता है। यहाँ पर अगेन लड़ते लड़ते वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं।
इनकी बहुत भयंकर फाइट होती है। वहीं दूसरी ओर हम प्रोफेसर के एजेंट को देख पाते हैं और यहाँ पर उससे लड़ने के लिए ग्रिगोरी का साथी आया होता है। इसके हाथ में तलवार जैसे नुकीले औजार होते हैं और इसकी बॉडी इतनी ताकतवर थी कि उस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था। फिर तो वो उस एजेंट को भी जान से मार देता है। जब तक यहाँ पर हेलबॉय पहुंचता है तब तक ये शख्स अपने शरीर से अपनी चाबी को घुमाकर मरने की एक्टिंग करता है और हेलबॉय को भी लगता है कि शायद उसने अपनी जान ले ली है। यहाँ पर हम उसी रिसर्च सेंटर को देख पाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर रहा करते थे और वह इस वक्त लिज को भी अपने साथ ले आते हैं क्योंकि वो जानते थे कि हमें लिज की फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर हेलबॉय भी पहुंच चुका होता है और वो लिज को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लिज को लाइक किया करता था। यहाँ प्रोफेसर नाइफर की बॉडी को चेक कर रहे होते हैं जिसे चेक करने पर पता चलता है कि नाइफर की बॉडी में तो बिल्कुल भी खून है ही नहीं और तभी वो उसके सीने से एक चाबी निकालते हैं जिससे ये बात तो श्योर हो चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई दूसरी दुनिया से जुड़ा एक ऐसा क्रीचर है जिसे कि इंसानी गोलियों से मारना तो नामुमकिन था। ये बात बताने के लिए प्रोफेसर अपनी टीम के पास आते हैं। मेनवाइल हम नाइफर को देख पाते हैं जो कि अपनी बेहोशी की हालत से जाग चुका होता है और सबसे पहले तो वह अपनी ड्रेस को कंप्लीट करता है, पूरा कॉस्ट्यूम पहनता है, सारे हथियार लेता है और नीचे पहुंचकर प्रोफेसर के पास आता है। इस वक्त प्रोफेसर अकेले होते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे नाइफर नीचे उतरने लगता है तो प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम एक कठपुतली हो, मगर तुम्हारा बॉस जो कि तुम्हें चलाता है वो कहाँ पर है, क्या वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया? लेकिन तभी हम वहाँ पर ग्रिगोरी को भी बैठा देख पाते हैं और यही नाइफर का बॉस होता है। यहाँ ग्रिगोरी प्रोफेसर को कहता है कि अच्छा हुआ जो आपने उस हेलबॉय को बचाकर 60 सालों तक पाला और आज उसी की वजह से ही तो हम यहाँ तक पहुँचे। चलो मैं आपको भविष्य की कुछ झलक दिखाता हूँ। जहाँ ग्रिगोरी उसके सर पर हाथ रखकर उसे फ्यूचर के कुछ विजन्स दिखाने लगता है जिसमें प्रोफेसर देख पाते हैं कि इस वक्त हेलबॉय के दोनों सींग काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और सर पर एक ताज आ चुका है यानी कि हेल का ताज और चारों तरफ पूरी दुनिया जल रही है। हर सिटी हर बिल्डिंग पूरी तरीके से आग में घिर चुकी है जिसके बाद में नाइफर प्रोफेसर की जान ले लेता है। कुछ देर बाद में जब हेलबॉय प्रोफेसर से मिलने के लिए आता है तो वो तो वहाँ पर प्रोफेसर की लाश पाता है। हेलबॉय का प्रोफेसर के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था, वह इस दुनिया में विस्लर के अलावा कोई नहीं था और लास्ट मूवी में विस्लर भी इसी तरीके से मारे गए थे। यहाँ पर इस वक्त सारे एजेंट्स आ चुके होते हैं और प्रोफेसर को हेलबॉय की गोद में पड़ा देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेलबॉय को एक नोट मिलता है जिसमें एक लोकेशन लिखी होती है। इसे पढ़कर तो हेलबॉय सीधा अपनी टीम के साथ में उसी लोकेशन तक पहुँच जाता है, मगर इनके साथ में इस वक्त ऑरेकल नहीं होता है क्योंकि पिछली फाइट्स की वजह से वो अब काफी ज्यादा बीमार हो चुका था। यहाँ पहुँचने पर हेलबॉय को एक अबेंडेंड बंगलो दिखाई पड़ता है। ये सभी उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हेलबॉय की मुलाकात नाइफर से होती है। हेलबॉय उसके हाथों में उन तलवारों को देखकर समझ गया था कि इसी की तलवार से ही मेरे पिता की हत्या हुई थी और फिर तो उसके साथ में वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हेलबॉय उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के मारकर उसकी जान ले लेता है। यहाँ आगे जाने पर हेलबॉय को उसी क्रीचर का घर भी मिल जाता है जहाँ पर उसने काफी सारे अंडे दिए होते हैं और अब तो इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। यहाँ हेलबॉय के पहुंचने पर ये सारे एक्टिव हो जाते हैं और एक एक करके सभी हेलबॉय से लड़ने लगते हैं, मगर हेलबॉय उनका सामना काफी दिलेरी से करता है। वैसे उन्हें हराना आसान नहीं था, लेकिन हेलबॉय अपने मोटे मुक्के की मदद से उन सभी को धूल चटा रहा होता है। वो एक को मारता तो दूसरा आता, वो दूसरे को मारता तो तीसरा आता। ऐसे करते करते वहाँ पर उन क्रीचर्स की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर लिज ये सब कुछ अपने सामने देखकर गुस्सा हो जाती है, मगर उसके अंदर उसकी ये आग उगल नहीं रही थी। तो वो जॉन को कहती है कि मुझे चांटे मारो ताकि मुझे और ज्यादा गुस्सा आए। लिज उसे कहती है कि जितना हो सके यहाँ से दूर भाग जाओ। जहाँ एक तरफ तो जॉन काफी दूर भाग रहा होता है, वहीं पर अब लिज की आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी ब्लू फ्लेम्स बहुत ऊपर ऊपर तक आ रही थी और फिर लिज अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए अपनी आग को इस कदर फैलाती है कि वहाँ मौजूद सारे क्रीचर्स जान से मर जाते हैं, इंक्लूडिंग देयर एग्स। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेलबॉय को जब होश आता है तो उसे बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़ लिया गया होता है, जहाँ उसके सामने ग्रिगोरी होता है और वो दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने के लिए एक किताब को पढ़ रहा होता है। वहीं पर एक स्टोन टेबल पर लिज भी लेटी हुई होती है और साथ ही जॉन को दोनों हाथ बांधकर एक चट्टान के पीछे ढक दिया गया था। वहीं पर हम एक बहुत बड़े पत्थर को देख पाते हैं जिसके अंदर दो बड़े बड़े होल्स होते हैं। बेसिकली ये दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला लॉक था और हेलबॉय के हाथ इसकी चाबी। दरअसल आज रात ग्रहण लगने वाला था और इसी रात ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता था। यहाँ ग्रिगोरी हेलबॉय के पास
पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाथ इतना बड़ा क्यों है? ये लोगों से लड़ने के लिए तुम्हारी प्रोटेक्शन का कोई हथियार नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के ताले को खोलने वाली चाबी है, और अब तुम्हें वो ताला हमारे लिए खोलना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लिज जान से मारी जाएगी। मगर हेलबॉय साफ इनकार कर देता है। रिप्लाई में ग्रेगोरी कहता है कि क्या तुम लिज की सोल के बदले भी ऐसा नहीं करोगे, और अब वो धीरे धीरे करके लिज की सोल को चूसने लगता है। ये सब हेलबॉय अपनी आंखों से देख रहा होता है। ग्रेगोरी उससे कहता है कि अगर तुम इस वक्त भी लिज को बचाना चाहते हो तो उस ताले को खोल दो। यहाँ पर हेलबॉय काफी कोशिश करता है कि वो जिन बेड़ियों में बंधा है उन्हें तोड़ दे, मगर काफी दम लगाने के बावजूद भी वो उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था। जहाँ पर ग्रेगोरी कहता है कि तुम्हारा असली नाम हेलबॉय नहीं, तुम्हारा असली नाम इन बेड़ियों पर लिखा है। जैसे ही तुम उस नाम को पढ़ोगे ये बेड़ियां खुद ब खुद खुल जाएगी। और जैसे ही हेलबॉय उस नाम को पढ़ता है तभी उसकी वो बेड़ियां टूट जाती है और उसके दोनों सींग काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और साथ ही उसके सर पर एक जलता ताज भी आ चुका होता है। यहाँ हेलबॉय उस पत्थर के पास जाता है जो कि दूसरी दुनिया का रास्ता था। इस वक्त आधी रात हो चली थी और ग्रहण भी स्टार्ट हो चुका था। यहाँ हेलबॉय अपना राइट हैंड उसी पत्थर के होल में डालता है और उसे घुमाता है। तभी उस बड़े से पत्थर के अंदर दरार आ जाती है। काफी तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा चांद तक जाती है, और इसी के साथ दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। ग्रेगोरी चाहता था कि वहाँ से गॉड ऑफ इवल इस धरती पर आ पहुंचे, और अब देखते ही देखते गॉड ऑफ इवल इस धरती पर आने लगता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हेलबॉय को अपने दूसरे हाथ को भी उस दीवार के होल में डालना था। वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से जॉन उसे रोकता है और बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि सचमुच में तुम कौन हो? तुम हो इंसानों के रक्षक। आखिर क्या सिखाया था तुम्हें तुम्हारे फादर ने, याद करो। और तभी जॉन उसके फादर का पेंडल उसकी तरफ फेंकता है, और जैसे ही हेलबॉय उसे कैच करता है तभी उसके हाथ में क्रॉस का सिंबल बन जाता है। फिर उसे अपने अंदर छुपी अच्छाई के बारे में पता चलता है, जिसके बाद तो हेलबॉय अपनी पूरी ताकत से अपने सर पर उगे दोनों बड़े सींगों को तोड़ देता है। ऐसा करने पर ऊपर के रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही हेलबॉय उन सींगों को ग्रेगोरी के शरीर में डालकर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो सीधा लिज के पास पहुंचता है और वहां से उसे उठाकर जाने ही लगता है। मगर तभी पीछे से ग्रेगोरी खड़ा हो जाता है और कहता है देखो तुमने क्या कर दिया, अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। इन 60 सालों में ग्रेगोरी दूसरी दुनिया में पहुंचकर जिंदा इसीलिए रह पाया था क्योंकि उसके शरीर में एक एंशिएंट एलियन ने जगह ले ली थी, और जैसे ही ग्रेगोरी अब अपना दम तोड़ देता है तो वो एंशिएंट एलियन उसके शरीर से बाहर आ जाता है, जिसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सबसे पहले तो एंशिएंट एलियन ग्रेगोरी की साथी को ही जान से मार देता है, और फिर बारी आती है हेलबॉय की। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइज में इतना बड़ा होने की वजह से एंशिएंट एलियन उस पर हावी होता जाता है। लेकिन तभी हेलबॉय को बॉम्ब ग्रेनेड का एक पूरा बेल्ट मिल जाता है। वो उसे हाथ में लेता, लेकिन तब तक एंशिएंट एलियन ने उसे पकड़ लिया होता है। मगर हेलबॉय भी अपने आप को उसके मुंह में जाने देता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में वो बेल्ट आ चुका होता है, और अब वो उसके सारे पिंस को निकाल देता है, जिसके बाद तो उस एंशिएंट एलियन के पेट में वो सारे के सारे बॉम्ब ग्रेनेड्स फटने लगते हैं, और अब तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और साथ ही हेलबॉय भी उसके पेट से बाहर आ जाता है। जिसके बाद में सबसे पहले तो हेलबॉय लिज को जाकर देखता है। हालांकि इस वक्त पे लिज बेहोश होती है, जहाँ पर हेलबॉय उसे कहता है कि तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी, और तभी ये लाइन सुनकर लिज को होश आ जाता है और वो उसके गले लग जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।